शिक्षक भी सिखाता है और समय भी सिखाता है, पर फर्क दोनों में यही है कि शिक्षक सिखाकर परीक्षा लेता है, समय परीक्षा लेकर सिखाता है। नमस्कार, सुप्रभातम में आपका स्वागत है। मैं हूं लता, आपके साथ। समय व्यक्ति को सफल नहीं बनाता, बल्कि समय का सदुपयोग व्यक्ति को लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता करता है। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और समय को समझने में सहायक आज का पंचांग जान लेते हैं। आज का पंचांग युगाब्द 5127, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, उत्तरायण, ज्येष्ठ मास, कृष्ण पक्ष, द्वितीया तिथि, बुधवार, अनुराधा नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। अपने दिन की शुरुआत सुभाषित या सुंदर विचारों के साथ करने से मन सकारात्मक और उत्साहित रहता है। कठिन समय में ही व्यक्ति स्वयं की बुद्धि, धैर्य, स्वजन आदि की वास्तविकता को जान पाता है। देखिए क्या है आज का सुभाषित। मित्र स्वजन बंधु भूतेर्धैर्यस्य चात्मनः आपन्निकषः पाषाणे नरो अपने मित्र, परिवारजन, अन्य परिचित अपनी बुद्धि व धैर्य के बल को व्यक्ति कठिन समय इस नाम की कसौटी पर जान सकता है। A man learns about the substance of friends, own people, relatives, intelligence, and courage of one's self upon the touchstone called difficulty. और अब भारतीय ज्ञान परंपरा में आज बात पवित्र, दिव्य, अलौकिक उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा की, जो इस वर्ष 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के दिन से शुरू हो गई है। यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। इस यात्रा के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। आइए देखते हैं यमुनोत्री धाम पर आधारित हमारे सहयोगी धर्मेंद्र की ये विशेष रिपोर्ट। उत्तराखंड के पवित्र 4 धामों में अन्यतम है यमुनोत्री धाम। प्रतिवर्ष की भांति इस बार भी श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं इस धाम के कपाट। हर वर्ष की तरह इस बार भी भारी संख्या में श्रद्धालु मां यमुना के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। बर्फ से ढका हिमालय की गोद में स्थित यमुनोत्री धाम समुद्र तल से लगभग 3293 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ की यात्रा न केवल धार्मिक आस्था से जुड़ी होती है, बल्कि रोमांच और प्रकृति प्रेमियों के लिए भी यह एक अनोखा अनुभव होती है। 4 धाम यात्रा का शुभारंभ अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर होता है और हजारों श्रद्धालु यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा पर निकल पड़ते हैं। उत्तराखंड सरकार तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए सुरक्षा व्यवस्था और चिकित्सा सेवाओं को बेहतर करने का सतत प्रयास करती है। हमारा प्रयास है कि आने वाले तीर्थ यात्रियों को परेशानियों का सामना न करना पड़े, उनकी यात्रा सुरक्षित हो, सुगम हो। यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए प्रशासन की ओर से ड्रोन कैमरों से भी निगरानी की जाती है और साथ ही त्वरित सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर भी उपलब्ध कराए जाते हैं। प्रकृति की गोद में जाकर भगवत दर्शन करने के इच्छुक इस आध्यात्मिक यात्रा की योजना मौसम एवं स्वास्थ्यादि का विशेष ध्यान रखते हुए करते हैं। साथ ही उन्हें स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का भी पालन करना अति आवश्यक हो जाता है। भारतीय परंपराओं के अनुसार
यमुनोत्री वह स्थान है जहां ऋषि असित तपस्या करते थे। कहा जाता है कि वे प्रतिदिन गंगा और यमुना में स्नान करते थे, लेकिन वृद्धावस्था में गंगोत्री न जा पाने के कारण गंगा ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर यमुनोत्री में ही उन्हें दर्शन दिए थे। माना जाता है कि यहाँ आने से न केवल यमुना का आशीर्वाद मिलता है, बल्कि जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और मानसिक शांति की अनुभूति होती है। सूर्यकुंड और दिव्यशिला जैसे स्थल भी यात्रियों की आस्था को और मजबूत करते हैं। यह यात्रा सनातन धर्मावलंबियों के लिए मोक्ष की प्राप्ति का एक प्रमुख माध्यम मानी जाती है। इसीलिए प्रतिवर्ष हजारों श्रद्धालु यहाँ आकर तीर्थ से स्वयं को सिंचित करते हैं। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा राज्य सरकार की अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण योगदान देती है। प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु इन स्थलों पर आते हैं, जिससे पर्यटन, परिवहन, स्थानीय हस्तशिल्प और अन्य सेवाओं में रोजगार के अवसर उत्पन्न होते हैं। यह यात्रा भारतीय संस्कृति और परंपराओं का जीवंत उदाहरण प्रस्तुत करती है। यहाँ के मंदिरों की स्थापत्य कला, स्थानीय परंपराएं, संगीत, नृत्य और लोक कला भारतीय सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वस्तुतः चारधाम यात्रा केवल धार्मिक यात्रा नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ने का भी मार्ग है। अगर आप भी अपनी आत्मा को शांति और मोक्ष की प्राप्ति का अवसर देना चाहते हैं, अगर आप भी इस आध्यात्मिक ऊर्जा से स्वयं को ऊर्जान्वित करना चाहते हैं, तो यमुनोत्री की यात्रा आपके लिए एक अद्भुत अनुभव हो सकती है। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और स्वास्थ्य प्रभाग में आज बात कैंसर रोग की करते हैं। रक्त का कैंसर बच्चों में होने वाले कैंसर में सबसे आम होता है। बच्चों के कैंसर में सबसे महत्वपूर्ण है लक्षणों की जल्द पहचान और सही इलाज मिलना। आइए समझते हैं बच्चों में होने वाले रक्त कैंसर के विषय में इस रिपोर्ट के माध्यम से। भारत में हर वर्ष बच्चों में कैंसर के लगभग 60,000 नए मामले दर्ज किए जाते हैं। बच्चों में होने वाले कैंसर में रक्त का कैंसर अर्थात ब्लड कैंसर सबसे अधिक होता है। रक्त का कैंसर एक गंभीर रोग है जिसका प्रभाव रक्त कोशिकाओं पर होता है। रक्त का कैंसर पूरे शरीर को प्रभावित करता है क्योंकि रक्त पूरे शरीर में संचारित होता है। हमारे रक्त का निर्माण 3 प्रकार की कोशिकाओं से होता है, जिन्हें लाल रक्त कोशिकाएं, प्लेटलेट्स और सफेद रक्त कोशिकाओं के नाम से जाना जाता है। आमतौर पर ये स्टेम सेल में आते हैं, जिसका कार्य किसी भी तरह के लाल रक्त कोशिका को बनाना और उसे विकसित करना होता है। बच्चों में खून का कैंसर सबसे कॉमन है और ये अक्यूट ल्यूकेमिया बोलते हैं, जो ALL या AML के रूप में हो सकता है। खून के कैंसर के लक्षण सिंपल बुखार से लेकर थकान का रहना, कहीं से भी ब्लीडिंग हो जाना, शरीर पे नीले चकत्ते बनना, मसूड़ों के फूलना, हाथ पैरों में बेहद दर्द रहना या कहीं शरीर में गांठ आना, ये सारे खून के कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। यदि व्यक्ति को रक्त का कैंसर हो जाए तो स्टेम सेल इस कार्य को ठीक से नहीं कर पाता। ब्लड कैंसर के कई प्रकार होते हैं। रक्त का कैंसर रक्त कोशिकाओं का उत्पादन व कार्य प्रभावित करता है। इसकी शुरुआत अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो से होती है। अस्थि मज्जा में स्टेम कोशिकाएं परिपक्व होती हैं। लाल रक्त कोशिकाएं, सफेद रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स इसी में विकसित होती हैं। रक्त का कैंसर होने पर रक्त कोशिकाएं असामान्य रूप से वृद्धि करने लगती हैं, जिसके कारण रक्त उत्पादन की प्रक्रिया बाधित हो जाती है। रक्त कैंसर एक्यूट और क्रॉनिक हो सकता है। बच्चों में खून का कैंसर पता करने का एक बहुत सिंपल तरीका है ब्लड की जांच करना, जिसको हम कंप्लीट ब्लड काउंट विद पेरिफेरल स्मीयर कहते हैं, जिसमें अगर खून के कैंसर सेल्स
खून में कैंसर सेल जिसको हम ब्लास्ट कहते हैं ये दिख जाए तो इसके आगे बोन मैरो या और आगे की कार्यवाही करी जा सकती है। 90% से ऊपर बच्चों में आराम पड़ जाता है। इलाज के तरीकों में कीमोथेरेपी आती है और आज की डेट में कीमोथेरेपी इतनी सशक्त है कि हमें रेडियोथेरेपी का यूज़ करना बिल्कुल कम से कम पड़ता है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट की नीड भी पहली बार में हमें नहीं होती है। बच्चों के कैंसर में सबसे आवश्यक है लक्षणों की जल्द पहचान और सही समय पर इलाज मिल पाना। रक्त का कैंसर कई प्रकार का हो सकता है। ल्यूकीमिया शरीर में सफेद रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करता है जो संक्रमण से लड़ने में शरीर की सहायता करती है। लिम्फोमा रक्त कैंसर का एक ऐसा रूप है जिसमें लसिका प्रणाली प्रभावित होती है। ये प्रणाली शरीर को रोग और संक्रमण से लड़ने में सहायता करती है। लिम्फोमा 2 प्रकार का हो सकता है, नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा और हॉजकिंस लिम्फोमा। इसके अलावा माइलोमा भी रक्त के कैंसर का एक प्रकार है। इसे मल्टीपल माइलोमा कहा जाता है। इसमें प्लाज्मा सेल्स प्रभावित होते हैं। ये प्लाज्मा कोशिकाएं बोन मैरो के अंदर स्थित होती हैं और शरीर को संक्रमण से लड़ने में सहायता करती हैं। रक्त का कैंसर होने पर कोशिकाएं सही रूप से कार्य नहीं कर पाती और व्यक्ति में लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। जहां हम बात करते हैं 70 to 90% क्योर रेट की इंडिया में भी, तो ऐसे में जल्द से जल्द इलाज करना है और इलाज के बाद का लाइफ जिसको हम सर्वाइवरशिप कहते हैं वो बहुत अच्छा है। बच्चे अक्सर जो एक्टिव फेज ऑफ कीमोथेरेपी है वो लेने के बाद स्कूल ज्वाइन कर सकते हैं और ट्रीटमेंट ख़त्म करने के बाद तो बिल्कुल हम और आप जैसे एक नॉर्मल व्यक्ति जैसे हो जाते हैं। हाँ, इनके लॉन्ग टर्म फॉलोअप की आवश्यकता रहती है। कैंसर के इलाज के बाद एक बच्चा एक सामान्य ज़िंदगी जी सकता है और वो मेरे और आपके जैसे एक सामान्य व्यक्ति की तरह रह सकता है। रक्त के कैंसर के लक्षण आमतौर पर धीरे धीरे उत्पन्न होते हैं, इसलिए प्रारंभिक चरण में इसका पता नहीं चल पाता। रक्त के कैंसर का जल्द इलाज करवाना आवश्यक है। यदि लक्षणों को सही समय पर पहचान लिया जाए तो रक्त के कैंसर का इलाज संभव हो सकता है। कैंसर के पूर्ण इलाज के बाद बच्चे के लिए सामान्य जीवन जीना संभव होता है। इसलिए बच्चे में कोई भी असामान्य लक्षण हो तो आवश्यक है कि एक बाल रोग विशेषज्ञ को दिखाया जाए। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और कार्यक्रम में अभी समय है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे योग की। आप कहीं न जाइए, देखते रहिए डीडी न्यूज। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। 605। बदलो बदलो, आदत बदलो। बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत। अब बात योग की करते हैं। योग स्वस्थ जीवन के लिए उपयोगी है। नियमित योगाभ्यास करने से शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। आइए देखते हैं इसके लिए उपयोगी कुछ यौगिक क्रियाएं। तो चलिए आज देखते हैं कुछ आसना थकान दूर करने और ताकत बढ़ाने के लिए। पहला, अधोमुख श्वानासन।
पहले आप वज्रासन में आ जाइए। फिर आपकी कोहनियों को घुटनों के पास रख के आपकी हथेलियों को नीचे, एक हथेली आगे, फिर आपकी हथेलियाँ आपके कंधों के नीचे और आपके घुटनों को आपके हिप्स के नीचे एडजस्ट कर लेना है। यहाँ से आपके टोस को अंदर की तरफ करके घुटनों को ऊपर उठा के एड़ियों को नीचे दबाते हुए और आपके छाती को आपके थाइस की तरफ, जांघों की तरफ पुश करते हुए इस प्रकार इस स्थिति में कुछ देर होल्ड करेंगे। फिर सांस छोड़ते हुए वज्रासन में आ जाएंगे। दूसरा भद्रासन। पहले हम दंड आसन में बैठेंगे, दोनों पैरों को सीधा, फिर अपने दोनों पैरों को पंजों के अंदर की तरफ लेते हुए आपके ग्रोइन के पास जितना पास ले सके आपकी पीठ को सीधी रखते हुए अपने पैरों के पंजों को ऐसे हाथों से पकड़ के सीधी पीठ करके बैठ जाएंगे। कोशिश करेंगे आपके घुटनों को मैट पे टच करने की। इस स्थिति में कुछ देर आंख बंद करके बैठ जाएंगे। फिर धीरे से पैरों को आगे कर लेंगे। तीसरा सेतु मंदासन। अपने पीठ के बल लेट जाएंगे। आप घुटनों को मोड़ते हुए पैरों को पंजों को मैट पे रखेंगे, जितने आपके हिप के डिस्टेंस है उतना। अब सांस लेते हुए हाथों को आपके थाइस के पास, सांस लेते हुए धीरे से अपने हिप्स को ऊपर करेंगे, जितना ऊपर आप ले जा सकते हैं, और स्ट्रेच फील करेंगे। फिर सांस छोड़ते हुए नीचे। फिर एक बार देखिए, धीरे से सांस लेते हुए ऊपर। इस स्थिति में कुछ देर होल्ड करेंगे और सांस छोड़ते हुए फिर नीचे। अब अपने पैरों को सीधा करके एक साइड में मुड़ के हाथों की मदद से ऊपर आ जाए। तो आइए जानते हैं कुछ और प्रैक्टिकल टिप्स हमारे योग गुरु हंसामा योगेंद्र से। नमस्कार। शरीर की एनर्जी बढ़ाना, जिससे पूरा दिन एनर्जेटिक रहे, इसके लिए सवेरे थोड़ा जल्दी उठना अच्छा रहेगा। और उठते से ही रात के भिगे हुए जीरा सवेरे अगर पी लिया हो, जीरे का पानी, तो एनर्जी काफ़ी बढ़ जाती है। ज़रूरी है कि हम थोड़ा शेड्यूल करें हमारा टाइम टेबल, कि किस समय हम खाएंगे, किस समय हम एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि एनर्जी बढ़ती है उससे। किस समय हम रिलैक्सेशन करेंगे, किस समय हम वॉकिंग करेंगे, ये सब शेड्यूल रखना बहुत ज़रूरी है। हर 2 घंटे में थोड़ा सा चल लेना या थोड़ा सा सीढ़ियाँ चढ़ के उतर जाना बहुत फ़ायदा करेगा। उससे एनर्जी सचमुच बूस्ट हो जाएगी। और जितना हो सके मन को टेंशन फ्री रखें, और बाहर का रेडीमेड जो पैकेट है ना, जिससे लो और डलनेस आ जाती है, उसको अवॉइड करें। बस ध्यान दें। नमस्कार। और संस्कृत सीखने के लिए आइए अब ले चलते हैं संस्कृत पाठशाला की कक्षा में और जान लेते हैं कुछ ऐसे शब्दों के बारे में जिनका संस्कृत में प्रयोग किया जाता है। नमो नमः मित्राणि। संस्कृत पाठशालायाः एतस्यां कक्षायां भवतां सर्वेषां स्वागतम्। मम नाम गवीशः। संस्कृत की पाठशाला में आज हम आपको शिष्टाचार के कुछ वाक्य सिखाएंगे, जिनके प्रयोग से आप संस्कृत संभाषण के क्रम में आगे बढ़ सकेंगे। आपसे विनम्र अनुरोध है, आप इन वाक्यों को कहीं लिख लें और बार बार इनका अभ्यास करें। आइए सीखते हैं इन वाक्यों को। वैसा होता है क्या? इस वाक्य को संस्कृत में कहेंगे तथा भवति किम। तथा भवति किम। आपके पास समय है क्या? भवतः समयः अस्ति किम। भवतः समयः अस्ति किम। आज आपका क्या कार्यक्रम है? अद्य भवतः कः कार्यक्रमः। अद्य भवतः कः कार्यक्रमः। वाक्य हो बहुत दिनों से वे परिचित हैं। बहुदिनेभ्यः ते परिचिताः। बहुदिनेभ्यः ते परिचिताः। मैं क्या करूं?
अहम किम करोमि, अहम किम करोमि, मैं नहीं जानता। अहम न जानामि, अहम न जानामि, जैसा आप चाहते हैं। इसे संस्कृत में कहना हो तो कहेंगे यथा भवान इच्छति, यथा भवान इच्छति। ठीक है, चिंता मत कीजिए। इस वाक्य को संस्कृत में कहेंगे भवतु चिंताम न करोतु, भवतु चिंताम न करोतु, उससे कुछ नहीं होता। तेन किमपि न भवति, तेन किमपि न भवति। वाक्य यदि हो वह तो नालायक है। इसे संस्कृत में कहेंगे सह सर्वथा अयोग्यः अस्ति, सह सर्वथा अयोग्यः अस्ति, बिल्कुल बेकार है। प्रयोजनम एव नास्ति, प्रयोजनम एव नास्ति, हम फिर प्रयत्न करते हैं। वयम पुनः प्रयत्नं कुर्मः, वयम पुनः प्रयत्नं कुर्मः। चुप रहना अच्छा है। मौनम एव उचितम, मौनम एव उचितम। वाक्य हो सोचकर ही बोलना चाहिए, तो इसके लिए संस्कृत में कहेंगे विचिन्त्य एव वक्तव्यम, विचिन्त्य एव वक्तव्यम। तो ठीक है, तर्हि समीचीनम, तर्हि समीचीनम। मुझे जरा याद दिलाना। माम किंचित स्मारयतु, माम किंचित स्मारयतु, ऐसा हो तो कैसा हो। इसे यदि संस्कृत में कहना हो तो कहेंगे एवं चेत कथम, एवं चेत कथम, कब कहा। इसे संस्कृत में कहेंगे कदा उक्तम, कदा उक्तम। मित्रों, आज के अंक में हमने कुछ वाक्यों को सीखा है, व्यवहार के कुछ वाक्यों को सीखा है। आप करिए इनका अभ्यास। व्यवहार में आने वाले ऐसे ही कुछ और वाक्यों को लेकर आपके समक्ष होंगे उपस्थित। तब तक के लिए नमस्कार, नमो नमः। सनातन संस्कृति के प्रसिद्ध ग्रंथ उपनिषद कहते हैं उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्नि बोधत, यानी उठो जागो और तब तक कार्य करते रहो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए, यानी निर्धारित लक्ष्य ना मिल जाए। तो निर्धारित लक्ष्य के लिए निरंतर प्रयत्न करते रहिए। देखते रहिए हमारा कार्यक्रम सुप्रभातम। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नए विषयों, नए विचारों के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।